जी बच्चों, क्विकली इसको करना है। अच्छा, तीसरा राजपूत है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा मुश्किल लगा था वैसे? हैं? तीसरा हो गया था, इसका सोल्यूशन दे दूंगा फिर। चलें फिर पहले से यही करते हैं, फिर जो टाइम बचता है उसमें देखते हैं। ठीक है, मुस्तजाब पहले कर लेते हैं जी। हमने निकालना क्या है? यूनिट कॉस्ट। किस तीनों की, चारों की? कौन कौन सी पार्ट्स हैं? ए, बी, सी और डी। टोटल तो नहीं ना मांगा उसने? थोड़ा खुला खुला लिख लीजिए। ए, बी, सी और डी। ठीक है जी। अब इसमें आपको पता है मटेरियल कॉस्ट भी आती है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी और एफओएच कॉस्ट आ जाएगी। तो एफओएच कॉस्ट जो हमने निकालनी है वो सवाल ने पाबंद में किया है कि एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम से निकालनी है। ठीक है, कॉस्टिंग सिस्टम से। ओके, तो चलो खैर निकालते हैं, कोशिश कर लेते हैं। इसके लिए हमें फ़िलहाल तो मैं वर्किंग वन इसकी कर रहा हूँ, ये सीख अभी यही रहे ना चीज़ें। ठीक है, सही है, तो रहने देंगे लिखिएगा जी, बस यहाँ तक जी बेटा। अब वर्किंग वन क्या करने लगा हूँ मैं? एफओएच की कॉस्ट निकालूंगा, लेकिन निकालूंगा यूजिंग एक्टिविटी बेस। समझ आ रही है बात? यूनिट कॉस्ट निकालनी है, समझ आ रही है तीनों की। तो फिलहाल मटेरियल लेबर भी ढूंढ लेंगे, जो टॉपिक चल रहा था उसके हिसाब से पहले एफओएच तो निकाल लें। ठीक है, तो एफओएच कॉस्ट हम निकालने लगे हैं यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन ये हमारी आज क्या है? वर्किंग वन जी। कॉस्ट पूल्स कौन कौन से हैं जी? और उसके बाद छोटे छोटे एनी की जगह पे पूरे आ जाएंगे, नहीं तो डबल डबल लाइन में कर लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, वही बेस हमारी। उसके बाद एक्टिविटी वाइज एफओएच रेट। मैं इसको ओएआर बोलना छोड़ा हुआ है मैंने, ताकि फ़र्क रहे कि ओएआर कौन सा था, वो जो पिछले चैप्टर 3 में निकलता था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, और वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में था, तो मैं इसलिए यहाँ पर ओएआर का लफ्ज़ है, हालांकि ओएआर ही लिखा भी था शायद कल मैंने। बहरहाल एफओएच रेट लिखने लग गया हूँ, एफओएच रेट। ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड। बेसिकली ये क्या है? एक्टिविटी बेस्ड रेट है, एक्टिविटी बेस्ड रेट है। ठीक है जी, तो एक्टिविटी बेस्ड एफओएच रेट आ जाएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट्स है, खैर से ढेर सारी, ए, बी, सी और डी। कॉस्ट कितनी कितनी अमाउंट, कितनी फिगर्स हैं ज़रा देखो। बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स तो नहीं, गुजारा चल जाएगा। अच्छा, बेहतर है पर्चे के अंदर आप लिख दें वो जो आप फॉर्मूला नहीं लगाते, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि इसने ये कैसे निकाला है। ओके, बार बार फिर आपको वो काम करना नहीं पड़ेगा ना, दिखाना नहीं पड़ेगा। जो मैंने कल लिखा है ना यहाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था जी? ठीक है, ए, बी, सी और डी। और ये एक्टिविटी वाइज एफओएच रेट निकाला कैसे था? टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर, ये हमने बता दिया उसको। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स और ये एफओएच एक्ट हेडिंग ऊपर लिख दो, नीचे फॉर्मूला जैसे लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताना है बस उसको। ठीक है, चल हाँ जी, शुरू करें जी काम। सबसे पहले क्या जी? शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। अब शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हैं, और हमारे पास सेम है मशीन आवर्स और प्रोडक्शन लेबर आवर्स, तो फिर मशीन आवर्स या प्रोडक्शन आवर्स, मशीन आवर्स ही ले लें। ठीक है, अगर डिफरेंट होते तो कोई ना कोई गाइडेंस होती, या आपके लिए इतनी गाइडेंस काफ़ी है कि आप फिर यहाँ पर ये देखते कौन से ज़्यादा हैं। अगर लेबर आवर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट उसी बेस से बटनी चाहिए, लॉजिकल सी बात है। क्या ख्याल है? ठीक है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव जो भी
जो भी बिजनेस लेबर इंटेंसिव होगा उसमें लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, तो उसमें खर्चों को, जिन खर्चों की बेस नहीं मिल रही उनको बांटने के लिए वही आर ज़्यादा मुनासिब होने चाहिए थे, लेकिन अभी तो सेम है। ठीक है, तो फिर जो मर्जी लिख लें, मशीन आर। ठीक है, तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है 30 और बेस है इसकी मशीन आर या लेबर आर, जो भी ले लें। जी पहला क्या है? शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या है जी? मशीन आर्स। जी रुपीज 30,000, 30,800 डिवाइडेड बाय, गिवन है, निकालने पड़े। अब जो मैंने इस तरह से किए थे, अच्छा जी ये काम किया था 10 इंटू 10, 30 इंटू 10, 10 इंटू 100। ये अब एक छोटी सी वर्किंग करके शो करना है। अब ऐसे अंग्रेजियाँ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आकर लिखी, हेडिंग बनाई, वर्किंग से चल रही थी, वर्किंग 2। अब ये मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने टोटल, बेटा शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल कुछ खर्चे हैं जो इनके अलावा हैं। जैसे वो भाई कह रहे थे एक यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि हाँ सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग नाम होगा, हो सकता है कुछ ऐसी निकली हो चीज़ें जो किसी मेन एक्टिविटी में ना डाल सकते हो, हमने उनको मसलिनियस, जैसे इंट्रो में आप पढ़ते थे ना, मसलिनियस एक्सपेंसेस, और जो खर्चे बड़े बड़े हेड्स के अलावा निकलते थे वहाँ डाल देते थे। ये उसी तरह की कॉस्ट रही होंगी, ये शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हैं, लेकिन वो ना सेटअप कॉस्ट में आती है, ना एक्सपेडाइटिंग में, ना मटेरियल हैंडलिंग में। या हो सकता है इन तीन के अलावा बाकी सबको उन्होंने इकट्ठा रखा, उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग का तरीका है ना। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट वही है जो वेरिएबल कॉस्ट इस छोटे अरसे के अंदर लग रही हैं आपकी इस प्रोडक्शन की कॉस्ट का हिस्सा, क्योंकि ऊपर उसने हेडिंग दी हुई है कि ये ओवरहेड कॉस्ट हैं जिनके अंदर नाम के साथ ये पूल बना दिया हमने और बाकी को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। देख रहे हो आप, बिजली वगैरह, गैस वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा सवाल में, तो वो हो सकता है सारी की सारी यहाँ पर उन्होंने इकट्ठी की हुई। ठीक है ना, तो उन्होंने देखे, मैंने आपसे अर्ज किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये आपके सेठ की मर्जी की अकाउंटिंग है। तो सेठ साहब ने यही कहा है कि यार मेरे हिसाब से तो ये 3 पूल्स अलग कर लो और बाकी सारे खर्चों को इकट्ठा रख दो। ठीक है, हमारे सामने सवाल के अंदर वो आइडेंटिफाइड पूल्स अवेलेबल हैं और उसके हिसाब से हम ड्राइवर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, जी वो देखते हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो देखते हैं जिसके और ज़्यादा होते हैं हम उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, क्या क्या यही मैंने थोड़ी देर पहले कवाली की है थोड़ी सी, कि मैंने ये कहा कि देखो ना, आपके खर्चे हैं, वेरिएबल खर्चे हैं फैक्ट्री के, अगर आपकी फैक्ट्री में लेबर ज़्यादा काम करती है तो आपकी मुनासिब बेस उन खर्चों को बांटने की लेबर आर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव हैं। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो खर्चे बांटोगे वो आप, मुझे लगता है घर पहुंचे हुए थे बच्चे ज़रा एडवांस में, है ना। ये बात मैंने की अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं उनको आपने प्रोडक्ट में या डिपार्टमेंट में अगर बांटना है तो आप ज़्यादा मुनासिब क्या है, जो आर्स ज़्यादा चीज़ कंज्यूम कर रही है उस पर लगाएं, क्योंकि लेबर आर्स ही आपके यहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं, मशीन थोड़ा कम चलती है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी है, लेबर इंटेंसिव है आप, तो इसका मतलब मुनासिब है ये बेस कि जहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करती है वहीं पर खर्चे भी ज़्यादा होते होंगे। तो ये बिल्कुल उसूल है, ये पहले दिन से है। ठीक है, चलें फिर किसी ने पूछना तो पूछ लो जी कोई बात नहीं जी। अच्छा मुझे चाहिए और, तो मैं यहाँ पे आकर वर्किंग नंबर 2 कर लेता, तो वर्किंग 2 अब ऐसे शो करना है बस, वर्किंग नंबर यहाँ मैं यूँ लिख लूँगा, वर्किंग्स और शॉर्ट तरह कर देते हैं, नंबर 2, 1 तो वो चल रही थी। ठीक है, तो वर्किंग 2 में अब मुझे टोटल आवर्स निकालने, अब बस एक लाइन में लिख के पर्चे की तैयारी कर रहे हैं। देखो ठीक है, हम यूँ लिखना है 10 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 100। ठीक है, यूनिट्स पहले लिख लें आपकी मर्जी, आवर्स पहले लिख लें आपकी मर्जी। ठीक है, तो 10 इंटू, जी एबीसी में लिखने में भाई कह रहे हैं आसानी हो जाएगी, चले जी भाई की बात मान लेते हैं जी। तो ए बी सी और डी, ठीक है, करा के कम चढ़ना है इन्होंने जी बच्चों। अब टोटल की जगह कोई नहीं, अब टोटल खुद ही कर लेना। सी डी और टोटल जी बच्चों। अच्छा अब ए के ऊपर
10 इंटू 10, बी पर 30 इंटू सी पर 10 इंटू और डी पर 30 इंटू, जी बोले 4400। बहुत अच्छा मशवरा था, वरना मैं क्यों मानता। जी जी चलें आप। 4400 टोटल, 4400 टोटल क्या है, मशीन आवर्स लिख दें, लेबर आवर्स लिख दें, आपकी मर्जी है, सेम जो है, ठीक है। आंसर निकाल लें, ₹7 पर मशीन आवर लिखा है तो अब यही लिख लें, लेबर आवर लिखते तो वो लिख देते, दोनों में फ़र्क कोई नहीं, ठीक है। बेसिक छोटे सवाल हैं, ठीक है, समझाने के लिए चीज़ें। अब यही वाला यूज़ कर लें, ₹7 पर मशीन आवर अगर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हैं तो कितने मशीन आवर्स ए पर लगे हैं, तो इंटू 7 इंटू 300, 7 इंटू 1000, 7 इंटू 3000, तो यही अगर लेबर आवर्स होता है इसी तरह से, तो वही बात कर रहे हैं हम कि पूरे बिजनेस के अंदर जितने खर्चे हुए, वो जहाँ लेबर ज़्यादा काम कर रही थी वो सारे खर्चे वहीं पे ही ज़्यादा होने थे, तो बिल्कुल मुनासिब बेसिस है लेबर आवर्स की बेस पर बांटना, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है जी, सेटअप कॉस्ट है, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हमने लेने हैं, और प्रोडक्शन रन्स इजी है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स को टोटल करना, 2 2 4 14, ठीक है। तो 1,09,200, क्या जी नाम क्या कॉस्ट का, सेटअप कॉस्ट, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 109,200 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 10 प्रोडक्शन 14 प्रोडक्शन रन्स, ठीक है जी, टोटल तो ₹7,800 पर रन या पर प्रोडक्शन रन, ठीक है। अब 7,800 आ गया, ए और बी पर 2 2 रन्स हैं, सी और डी पर 5 5, तो 7,800 इंटू 2 15,600, 15,600, 21,800। अच्छा, जो आपने कहा मैंने लिख दिया जी, 39,000 और 39,000, ये सही है। नेक्स्ट, एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग की कॉस्ट है, इसको भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे बांट रहे हैं। स्केजुलिंग कॉस्ट ये वर्किंग है ना, अब ये वर्किंग है, थोड़े बहुत एब्रिविएशन चलेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 91,000 की टोटल कॉस्ट है, और 14 प्रोडक्शन रन्स हैं, ₹6,500 पर प्रोडक्शन रन, जी वही 2 2 5 5, तो 6500 इंटू 2 13,000। नेक्स्ट, ये तो फजूल है सवाल, इतना आसान, टॉपिक ही आसान है, टॉपिक ही बहुत आसान है, ठीक है, सारा सीएम ही बहुत आसान है, बस पेपर मुश्किल आता है, वो तब मुश्किल होता है जब आप लोग सॉल्यूशन देख देख के सारा सेशन पढ़ते रहते हैं, नहीं देखेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा आपको, इंशाल्लाह। इस दफ़ा आई कैब ना, पिछली दफ़ा से बड़ा किलर हुआ हुआ इसको लेकर, इस दफ़ा पेपर बड़ा मुश्किल आया, बच्चों ने कहा जी वह कर आए, हमें आदत थी वैसे ही, ऐसे स्केजुलिंग कॉस्ट, ऐसे दचकों आदत थी, यानी कि रोज़ ही हमारे तो यही होता था, क्वेश्चन मिलता था, सोल्यूशन होता ही नहीं था। अच्छा, वो आपने देखा ना गौर किया, पास में पुराने होते हैं, वो किसी किताब में भी नहीं मिल रहे होते, स्कूल से अगले दिन ही बस क्लास में मिलजुल के सोल्यूशन अपना ही बना रहे होते हैं, तो बच्चों को ये आदत बहरहाल पड़ जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि पेपर के अंदर गड़बड़ हो भी जाए, ज़रा पेपर मुश्किल बन भी जाए उनसे, तो बच्चे जो हैं वो आदी होते हैं उसके, वो बस कर लड़ छड़ के आ जाते हैं, और लड़ना ही मकसूद है। जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से पेपर पूरा करके आ जाओ, पर्चा लाजमी पास होगा अगर आपने सेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आगे जी, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आखिरी रह गया जी। यार को लेंथी वाला सवाल भी अब कर लें,
अब रिजवान वाला करेंगे, ठीक है ना। अगला फिर अब होमवर्क में फिर मैं सोल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। जी, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कितने सवाल में गिवन है? 77,000 और प्रोडक्शन रन्स तो आपको पहले ही पता है। यानी कि ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें देकर उसने परेशान किया हमें कि मटेरियल कॉस्ट, अच्छा नहीं वो उसने दी हुई है, आउटपुट के यूनिट्स देकर थोड़ा सा डराने की कोशिश की थी हमें उसने। जी, रुपीज़ डिवाइड बाय 14 प्रोडक्शन रन्स। जी, ₹50 पर रन। बस जी, अब यहाँ से टोटल कॉस्ट निकल आएगी और टोटल कॉस्ट निकलेगी तो यूनिट्स को यूज़ करना ही पड़ेगा पर यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो पता लग गया कि यूनिट्स का भी कोई यूज़ था, अभी तक तो लग रहा था कि धोखा देने के लिए था। जी, 46,000 300 00 एक लिखन नहीं देंगे, अगला पहले 10 दिन देंगे, 1,20,000, ठीक है। मतलब बच्चे जो है ना वो, मैं आवाज़ हूँ और वो कहते हैं ना कि आवाज़ की रफ्तार से दुगनी रफ्तार वाले हवाई जहाज़, आप वो बने हुए हैं। मैं आवाज़ बना हूँ, आप वो सुपरसोनिक बने हुए हैं आजकल। ना क्या करें, ऐसे पीछे छोड़ देंगे आप मुझे, ऐसे छोड़ देंगे आप पीछे। FOH कॉस्ट, टोटल FOH कॉस्ट जी, टोटल FOH कॉस्ट। भाई ये फॉर्मूला ऊपर लिख लें तो बेहतर है, एक बार लिखा तो अब एग्जामिनर को पता है कि ये क्या कर रहा है, आगे फिर शो करने की बार बार ज़रूरत ना पड़ी हमें, ठीक है ना। यानी कि ये तो लिखकर आप ये वाली फिगर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कम से कम ये तो लिख ही दें। जी, टोटल FOH कॉस्ट कितनी आ गई जी? ये सारी। उसके बाद उसने अगर हमसे टोटल कॉस्ट मांग ली होती तो FOH यही यूज़ कर लेते और जो मटेरियल लेबर पर यूनिट है उसको टोटल करते यूनिट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन उसने फनकारी दोनों तरह से चल सकता था ना, फनकारी क्या लगा दी, पर यूनिट कॉस्ट ले ली। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे चलते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, ठीक है जी। 10, 100 और 100, ये कितना आ गया जी? ₹40 30 पर यूनिट आ गया, ₹4170 पर यूनिट आ गया। अब देखो ना, जो ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी एक्टिविटी FOH उसी को ज़्यादा गया। यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इवन डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर भी बराबर सराबर सही काम हो जाता था, तकरीबन डिपार्टमेंट वाइज तो आप बांट देते थे, लेकिन जब डिपार्टमेंटल OAR निकलता था तो फिर प्रोडक्ट को तो हर एक को एक जैसे ही चार्ज हो रहा था। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से FOH को डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। जिस एक्टिविटी को जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिस प्रोडक्ट ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसको ये ज़्यादा कॉस्ट चार्ज हो रही है, तो ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही है। देखो ना, हमने प्राइस सेट करनी है, ठीक है। अब अगर हम एक ही रेट लगाकर FOH निकालते तो शायद हम C और D को भी बहुत महंगा ले जाते। हालांकि C और D की कॉस्ट बताओ, ये देखो 1060 पर यूनिट और ₹1200। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बननी है, ये FOH की कॉस्ट जो है। अगर आपकी ये मतलब बराबर सराबर ही होती, लेट से सारों की मतलब ये OAR निकला होता 3500 रुपये पर यूनिट मिसाल के तौर पे, तो सबको 35 चार्ज हो जाता, तो ये तो हम महंगी फिर कोट कर देते। क्या ख्याल है? तो ज़्यादा मुनासिब तरीके से हमने ऐसे इसको FOH की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाया इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब FOH कॉस्ट आ गई पर यूनिट 4030 4170 और 1200, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए? मटेरियल और लेबर चाहिए। देखते हैं ये जाकर, कहता है ओह ये तो सीधा ही गिवन है, सुभान अल्लाह। A के ऊपर 200, B के ऊपर 800, C के ऊपर 200, D के ऊपर 800, 200 800 200 और 800। अगला भी ऐसे ही है, मतलब बेसिकली वो सिर्फ सिखाना ही चाह रहा था आपको। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं पर यूनिट, और नीचे गिवन है ये
अच्छा वैसे ज़रा वो मैंने जो क्या कहा था वो चेक तो करें ज़रा, 10 × 5 कितना बनता है? आईकेप ने इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी की हुई है ये? अच्छा इधर 500 लिया हुआ है और 1500, चले 800 मटेरियल कॉस्ट है, ये चेक करता हूँ ज़रा मैं। उसने 8000 ली हुई है, ठीक है ना? और वैसे भी ये 8000 नहीं है ना मटेरियल कॉस्ट तो, ठीक है? मटेरियल कॉस्ट तो टोटल क्या है, वो पर यूनिट कॉस्ट दे रहा है, यूनिट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सर हम पर यूनिट ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना? फिर एंड पे जाके शायद उसने किया होगा काम, यूनिट कॉस्ट हाँ एंड पे निकाली हुई। चलो फ़र्क हो फ़र्क ही, ठीक है? आंसर सेम होना चाहिए हाँ, लेकिन जो फ़र्क है वो फ़र्क है 12 सोल्यूशन के अंदर, जो मैंने क्वेश्चन में बदल दिया था लास्ट टाइम, ठीक है ना? लास्ट टाइम अगर आपको मैं दिखाऊंगी, ये फिगर्स मैंने ऐसे बदल के बच्चों को दे दी थी। ये देख, ये इस 80 को 800 किया था, यही वो 800 है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा था, ठीक है? क्या चीज़? मटेरियल कॉस्ट जो है ये 800 बनती थी, लेकिन सवाल में उसने 80 लिखी हुई है। अगर आप देखें तो सवाल में 80 आई के क्वेश्चन के अंदर ना, ये 800 × 10 करके 8000 किया हुआ है, यही किया होगा ना? ये 8000 कैसे आया आई कैप का? 800 × 10 करके आता है ना। और यहाँ पे आई कैप के सवाल को देखें तो वहाँ पे उन्होंने 80 रुपये कॉस्ट ली हुई है। ये तो डी की है, सॉरी, चले डी की देख लें। डी की 80,000 पड़ी हुई है, पता नहीं मटेरियल की कॉस्ट 80,000, तो यूनिट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो 800 के हिसाब से ही, ठीक है ना? वो 80,000 पे पहुंचा हुआ है। तो बहरहाल थोड़ा सा मसला था इसमें, लास्ट टाइम बच्चों ने आइडेंटिफाई किया था, तो मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया था। ओके चले मिट्टी पाएँ यार, आपको क्या, आपके पास तो सवाल मौजूद है। मैंने इसे इसलिए कहा है कि मैंने आपको कहा हुआ है ना ऑडिट किया करें, तो ये ना आप ऑडिट करें आप कहें जी सवाल में कुछ गलती थी, गलती नहीं थी, बस सवाल, वो भी सवाल है ये भी सवाल है, ठीक है ना? हमने ये वाला सवाल कर, इसका सोल्यूशन क्लास के अंदर हो गया। ओके जी बच्चों, लेबर कॉस्ट ना पर आवर गिवन है, 10 आवर्स लगते हैं, तो ये 10 आवर्स ना पर यूनिट है, पर यूनिट। एक यूनिट बनाने पर 10 घंटे लगते हैं और हर घंटे के 5 रुपए देते हैं, ठीक है? करनी है वर्किंग तो कर लेते हैं, वर्किंग 3 कर लें, कोई मसला नहीं। ए बी सी और डी जी, पर यूनिट 10 आवर्स लगते हैं और इंटू ₹5 पर आवर जी, 50 आ गया, डायरेक्ट हो ही जाएगा। वैसे सच्ची बात कर रहे हैं आप लोग। बहरहाल देख लें, अगर करना चाहें तो, वर्किंग करना चाहें तो कर लें, लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, करें वर्किंग नंबर 3। मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट मैंने निकालनी है, बस मुझे नहीं पता जी। ए बी सी और डी, मुझे बस रहम सा हो गया है जी बच्चों। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं जी। ए के लिए 10 × ₹5 पर लेबर आवर, एक बार लिख भी देता हूँ, 10 लेबर आवर्स इंटू ₹5 पर लेबर आवर जी, 50, फिर 10 × 10 नहीं 30 है, एक बी के ऊपर 30 लेबर आवर्स लगते हैं। ओके ₹5 पर, मैं अगर पहले हर चीज दोवां दी बराबर रख रहे थे, ये भी बराबर होएगा शायद 150। उसके बाद सी पर फिर 10 लेबर आवर्स इंटू ₹5 पर लेबर आवर, और डी पर अच्छा इस तरह से किया हुआ था, अब बदतमीज, ₹5 पर लेबर आवर जी 150। तो ये हमने क्या निकाल दिया जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट ही कर दिया, ठीक है जी। ओके डन। अब ये वर्किंग 3 यहाँ से रेफर कर दो, लिखते जाओ 50, क्योंकि ये 50, 150, 50 और 150 ये आपने निकाला है ना, सवाल में रेडली अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, मैं कह रहा था एग्जामिनर को शो कर दो, ठीक है? अब किसी भी तरह से कर दें आप, 1 बाय 1 करके कैलकुलेट बताएं उनको, 1 2 3 करें, आपकी मर्जी है जी। टोटल 4280 5120, बस ऐसे बताना कि मुझे पहली बार पता ना लग जाए। 5120 132150। तो अब जितनी कॉस्ट जिसकी कम है, सेलिंग प्राइस उसकी उतनी कम सेट की जा सकती है, ठीक है?
लें जी, ये आ गई हमारे पास यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से, इस वजह से कि इसमें कॉस्ट पर यूनिट भी उसने निकलवाई है जाकर। ठीक है, जल्दी से आए जी, ज़रा टाइम तो बहुत लगा दिया हमने इन पे, कल का दिन लग गया ना जाए। अब ये 3 का ना मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको, ठीक है, और 4 का भी। ये एक अच्छा सवाल है, इसके साथ आपने खप खपैया करना है, होमवर्क में है 5। मैं पढ़ाता भी हूँ, ये मैं अभी शुरू करने लगा हूँ, जितना होना होना कोई नहीं पूरा, इसको ही बल्कि डिस्कस करता हूँ, आप ही करें ये टॉपिक। जैम वाला फ़िलहाल रोक दें। रिक्वायरमेंट क्या है? ओ, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है यूजिंग ABC। ये अब कल ही देखेंगे, मैं खुद ही करवाऊंगा ये, यही हाफ लेक्चर चलेगा, पूरा भी लग सकता है ABC पे, लेकिन कोशिश ये है कि हाफ लगाएं और टेस्ट की डिस्कशन पे मैं मूव कर जाऊँ कल। ठीक है, अगले संडे को ज़रूरी नहीं है, ये अगले संडे को भी जा सकता है। तुम्हें लगता है संडे को वापस नहीं आना? ओके, रिजवान पे आ जाएं। रिजवान कहाँ है? हाँ, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, ज़रा क्विकली इनको पढ़ें, क्योंकि टेस्ट वापस देने आए हैं असगर, बस नहीं अब सवाल ये हो नहीं सकते। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ ताकि डिस्कशन इनकी कम से कम हो जाए। ठीक है जी, मार्क्स भी लगा देते हैं, पहले पढ़ूंगा फिर मार्क्स लगाएंगे। ये ICAP की कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल 2 है जी रिजवान, यानी ICAP ने पहले छोटी एग्जाम्पल्स 3 दी हुई थी, वो मुस्तजाब, स्टार और राजपूत। फिर कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों जो आपको नजर आ रही हैं, जैम वाली और गीगा वाली और ये। तो रिजवान सबसे पहले करते हैं जी। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, देखो रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। CMA में MCQs नहीं है, क्योंकि हर सवाल ही MCQ की तरह से रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, बदल रहा है सवाल। ठीक है, रंग कैसे कैसे। तो कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट, नहीं ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट RI11 यूजिंग ABC। ठीक है, तो फिर वही आपने अपनी शीट बनानी है, ये वाली FOH वाली। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं, ये हो जाने वाला सवाल है, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। इसका सलूशन दूंगा कल, और मैं आपको शायद गीगा और जैम में से जो ज़्यादा बेहतर लगेगा वो करवाऊंगा, तो बाकी 2 का सलूशन दूंगा। कोई मसला होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, फिलहाल तो ये देखें। रिजवान इंडस्ट्रीज हैज़ 6 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टेनलेस स्टील एंड brass. The company's most popular product is RI11 and following budgeted data is given for product RI11. परचेजिंग कॉस्ट है, अच्छा यार उन्होंने ड्राइवर भी खुद बताया इस सवाल में, तो सेटिंग कॉस्ट हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है और मशीनिंग कॉस्ट। आगे उसने कॉस्ट ड्राइवर बता दिए, और वॉल्यूम पर ईयर भी बता दिया है, और कॉस्ट पूल की अमाउंट बताई हुई है। यार ये तो सब कुछ किया हुआ है, मुझे लगता है सोल्यूशन मुझसे कॉपी हो गया इधर। रिजवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डाटा रिलेटिंग टू RI11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 21 इज गिवन बिलो। परचेज ऑर्डर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है। ठीक है, ओके, वो पूरे साल। ये थोड़ा सा मसला एक बीच में नज़र आया, थोड़ा सा क्लिंग हुआ क्या, कि हमें कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम जो है वो पर ईयर का दिया हुआ है, और यहाँ पर डाटा हमें मंथली गिवन है। देखेंगे अब, ये तो घर पे देखेंगे ना। मार्क्स लगा देता हूँ इसके, तो उस गिवन टाइम में बस सोचना है। फिर भाई ने कहा मार्क्स लगाएं, बहुत अच्छा है, ये मुझे रोज़ याद कराया करो जब भी कभी होमवर्क दूँ। और उसमें वैसे तो ज़्यादातर हम पास पेपर्स ही करते हैं, ये मसला सिर्फ तब आएगा जब कोई इलस्ट्रेशन मैंने बनाई होगी, डाली होगी, या कोई ICAP की एग्जाम्पल होगी। ठीक है ना, या कोई अब मेरी एग्जाम्पल डली होगी या ICAP की एग्जाम्पल, उसमें मार्क्स नहीं होते। वरना पास पेपर में तो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही, और मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, तो कहोगे तुमको कम कर लिया करेंगे। अच्छा, परचेज ऑर्डर्स, आउटपुट इन यूनिट्स, प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, मटीरियल रिक्विजिशन पर बैच, इंस्पेक्शन पर बैच, मशीन आवर्स पर यूनिट। मशीन आवर्स पर यूनिट है, तो 0.1 से परेशान नहीं होना। ठीक है, 0.1 आवर है ना, मिनटों में लगता होगा टाइम। ठीक है, असगर भाई पीछे बैठे हुए हैं, आपसे ये फीडबैक अलग से भी आप इनसे लेंगे तो दे सकते हैं कि लास्ट टाइम बच्चों ने ये कहा था कि जी ABC में तो लगते ही हमेशा हर कहीं पर सुना है, एक आधा लेक्चर ही लगता है, तो आपने 2 से 3 लगा दिए। लेकिन फिर जब पेपर देकर निकले तो वही बच्चे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं भी दे रहे थे।
तीसरा दिन लग ही जाता है। मतलब अभी तो हमारा समझो पहला दिन है, कल वाला दिन तो उसकी डिस्कशन थी ना, तो एक दिन और, यानी कि 3 दिन लग जाते हैं। तो वैसे बंदा 1.5-2 दिन में करे, उससे बेहतर है 3 दिन में तसल्ली से कर ले। तो ICAP के पेपर में दफ़ा बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल में जब से CM में CAF 3 बना है तब से तो ABC आया ही नहीं हुआ था, 10 नंबर का सवाल आ गया। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोड़ के कुछ नहीं जानना। जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा वो उस्ताद खुद सोच लेगा, ज़्यादा सवाल मैं खुद करवा दूंगा, रिवीजन प्लान में ज़्यादा सवाल खुद दे दूंगा। ये सोचना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जाएगा आपने वो सारा उतना ही पढ़ना है। वो आपको पता होना चाहिए कि वो अपनी रिस्क कैलकुलेशन के बाद ही उस्ताद जिस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, सही है। अच्छा जी, कहाँ थे हम जी? रिक्वायरमेंट होगी पूरी, सही है। मेरे ख्याल में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जी हैं, हाँ मार्क्स, मैं सोल्यूशन पे चाहती मार रहा हूँ ICAP पे मार्क्स लगाने के लिए। मैं बिल्कुल अंधाधुंध नहीं ना मार्क्स लगाना चाहता। पिक्चर ना लेना, ये पिक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें अगर आपको इतना नकल का शौक़ है तो। जाएं, बेशक जाएं, जो मर्ज़ी करें जी, अपनी ज़िंदगी आपको, मुझे क्या। अच्छा ऐसा है, इसको मैं अगर 6 नंबर दे दूं तो जस्टिफाइड है। 6 × 1.8 करें, चलो मैं 7 मार्क्स कर देता हूँ, सिर्फ आप लोगों की ज़ात की खातिर। ये मैंने पास होने के लिए सवाल रख दिया परिचय में, मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो। 6 नंबर का था, मैंने कहा चलो यार 7 नंबर का दे देते हैं, क्या यार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाम मैं खुद कराऊंगा, गीगा आप कर लें, ठीक है। गीगा इनकॉर्पोरेशंस इज एट द लीडिंग एज ऑफ पेंट स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी। बड़ा अजीब सवाल है ये भी, सिख पाएगा सही आपको, ठीक है। पहले पढ़ूंगा तो मार्क्स बताऊंगा ना, पहले पढ़ तो लूँ, ठीक है। फिर सोल्यूशन को झाती मारूंगा जाके, थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगा कितनी कुछ चीज़ें हैं, फिर मार्क्स। क्योंकि मैंने सब सवाल करवाने के बाद ही एग्जैक्टली बता सकता हूँ ना कि जितने मार्क्स इसके बनते हैं। अभी तो ज़बानी देख कर थोड़ा सा जल्दी में तो फिर ऐसे ही हो सकता है, सोल्यूशन देख के बता दूंगा, ठीक है ना, अंदाज़ा। गीगा इनकॉर्पोरेशन इज अ लीडिंग एज ऑफ पेंट स्प्रेइंग, इट हैज़ 3। अच्छा वैसे मुझे ट्रेन सही कर रहे हो आप। कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो यही वाला एडवांस वर्जन है आज वाले सवाल का, ठीक है। हर टॉपिक अच्छा तैयार होगा ना तो उससे अगला अच्छा तैयार होगा। दौड़ कहीं भी नहीं लगानी है आपने, ठीक है ना। आप इससे आते ही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में जो फंसेंगे वो बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन है बहुत आसान, सच्ची बात तो ये है, ठीक है ना। बस आपने रेगुलर रहना है और पहले दिन से आ जाना है, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे मैंने सोचा तो 3 दिन था लास्ट टाइम, ज़रा देख ले। सोचा तो था कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये पहला दिन गपशप लगाई, फिर 3, 5, 6, 7 दिन लग गए थे। फिर 7 दिन लग गए थे। 8वें दिन जाके फिर मैंने टारगेट कॉस्टिंग शुरू किया था, यानी कि 7 एक दिन इस पे लग जाने हमारे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन का सोचा था, लगाए कितने उस पर, क्योंकि जब तक बच्चे की तसल्ली, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ख़त्म हो जाता है, बस छुट्टी नहीं करनी। रोज़ कोशिश करके हम 7-10 के क्लास शुरू करते रहे, 7 बजे भी कभी कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा मौसम और खुल जाएगा तो। बात कर रहा हूँ रेगुलर रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम रख के पढ़ते रहेंगे, कहीं दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक में। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी ना, जैसे आप ओवरहेड वाले टॉपिक से आप कह रहे हो खुदा वाला वास्ता जो दी बस कर दो, अब वो बस हो गया, ठीक है ना। तो जब टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आगे मूव करेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक होगा तो यूनिट कॉस्ट निकालनी है। It has 3 customers A, B and C. Customers who produce G101, 102 and G103 products respectively. यार अजीब बात है, हमारे कस्टमर की बातें हमें क्यों बता रहे हैं। These products are finished by अच्छा गीगा आफ्टर फाइनल कंप्लीशन। जब वो बनाकर दे देते हैं तो फिनिशिंग हम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट G101 रिक्वायर्स 6 कोटिंग ऑफ पेंट्स, प्रोडक्ट G102 रिक्वायर्स 4 कोटिंग एंड 103 रिक्वायर्स, तो फिनिशिंग करते हैं ना। हाँ, पेंटिंग वो बना के दे देते हैं, वो रॉ के अंदर वो कहते हैं यार अब इसको ज़रा ना थोड़ा सा आप जो है वो ग्लेवनाइज कर दें या इसको पेंट कर दें, ठीक है, ताकि ये जंग वगैरह ना लगे, फिनिश कर दें और टीप टॉप करके दे दें हमें, हमने आगे फिर पैकिंग करके बेचनी है, ठीक है।
ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस शेप्स, देयरफॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ पेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बताया उन्होंने 6 कोट लगते हैं पेंट के, 101 पे, 102 पर 4 कोट और 103 पर। इसका मतलब अब पेंटिंग एक हमारा कॉस्ट पूल बनने जा रहा है, मुझे लग रहा है जो पेंटिंग है। क्या ख्याल है? और इसका ड्राइवर क्या होगा? ये लीटर्स ही होंगे, जाहिर सी बात है, मुझे ये लग रहा है, वैसे मुझे अब याद नहीं पिछली बार क्या था। पेंट इज डिलीवर्ड इन बैचेस ऑफ वेरियस साइजेस डिपेंडिंग अपॉन द फिनिशिंग रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट 101 7 लीटर्स पर यूनिट खा जाती है। 6 कोट पेंट के लगते हैं 101 पे, और हर कोट पे, क्योंकि साइज वगैरह भी डिफरेंट है ना, होता है 101 इतनी बड़ी हो, 102 इतनी सी हो, 103 इतनी सी हो। ठीक है ना, कोट एक चीज़ है और फिर क्वांटिटी लगना दोनों, मतलब अगर 6 कोट लग रहे हैं तो ये बहरहाल एक वजह है पेंट ज़्यादा लगने की, लेकिन साथ के साथ 7 लीटर भी तो लगते हैं उस एक यूनिट पर। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो ज़्यादा अमाउंट बनाएंगी इसकी 101 के लिए। ऐसे ही है, कोट 4 लगते हैं और लीटर्स शायद इसका साइज भी थोड़ा छोटा होगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इसकी कॉस्ट बढ़ा रही। बात समझ आ रही? थोड़ा आइडिया हो रहा है ना, है? ये सही खपाने वाला मज़े का सवाल है। ठीक है सर, ये 7 लीटर एक कोट पे लगते हैं या बेटा? लीटर पर यूनिट 5 चाहिए। ठीक है, 5 लीटर लगेंगे तो 102 के 4 कोट्स हो जाएंगे। ये कहना चाह रहा है वो, शायद ये कहना चाह रहा है। प्रोडक्ट G101 रिक्वायर्स 4 कोट्स, यूनिट के ऊपर 4 कोट्स लगते हैं और यूनिट के ऊपर ही 5 लीटर लगते हैं। अजीब मुसीबत है, कोई एक चीज़ निकलेगी जिसको बेस बना के चलेंगे आप मेरे ख्याल से, या आप कोट्स को पकड़ेंगे जैसे भी आपकी कॉस्ट निकल आई, या आप लीटर्स को पकड़ेंगे। तो ये तो अब आप देखेंगे ना यार, होमवर्क लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये क्या देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, होमवर्क है, तुम क्लास वर्क ना बनाओ इसको। मैंने करवाना था आज, लेकिन करवाना ये था रिजवान, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही मैंने आगे भेजकर फिर एक का सोल्यूशन कल दे के और एक को सॉल्व करके ये तीसरे दिन के अंदर मैंने क्लोज करना होता है। ठीक है ना, ये प्लान था मेरा। तो अब ये बहरहाल माजरत के साथ रिजवान ना हो सका, पता नहीं क्यों नहीं आज हो सका, हो जाना चाहिए था, पर ये रिजवान भी अब आप पे पड़ गया, अब क्या कर सकते हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना अब सवाल में आपको, अभी तो मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा डाटा आगे गिवन है, इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिलेगा, पर सोल्यूशन बगैर देखे आपने एक बार कुछ ना कुछ कर देना है। यकीन करो, जिसका वो सही लग गया ना तुक्का, उसका कॉन्फिडेंस ऐसे स्काई हाई हो जाना है कि यार मैं सोच के जो कर रहा हूँ पर्चे में इस तरह से हो जाया करेगा। हिम्मत पकड़नी है यहाँ पे। ठीक है, आगे कहता है गलत होगा तो बेटा कोई बात नहीं, आप उसमें भी देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपका लिफ्ट करता है, ये वाली बात कि आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप सवाल करते गए, पासिंग मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे आप। बाकी अभी तो बिल्कुल इब्तिदाई इश्क है बेटा, 18 लेक्चर हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको खुद पता लगने लग जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आपका तजर्बा, आप सवाल पढ़ के लड़ना उसके साथ, टेस्ट देते रहेंगे। जैसे अब टेस्ट 2 आया, कितने बच्चों को लगता है पास हो जाएंगे टेस्ट 2 में? हुआ क्या था टेस्ट 2 में? एफएच का चैप्टर तो आपका बड़ा अच्छा था, आप लोग तो बड़े चीते बने हुए थे। पेपर मुश्किल होता है। अच्छा, वो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट एलोकेट करने के लिए कुछ निकालना पड़ना था? ओ माय गॉड, अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेंगे उस सवाल को भी देख लेंगे, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। कहाँ से आया भाई, कह रहे कहाँ से आया? आई कैप का पास पेपर है, मैंने नाम बदल दिया था। हा, एक पुराना पास पेपर था, मैंने कहा वो रह गया था असल में ना बुक में डालने से, तो मैं कहा ये रह क्यों जाए। और फिर वैसे भी ना बेटा, अगर कोई पुराना पास पेपर इस तरह से रह गया हुआ पुराना, तो वो मैं ज़रूर डाल दिया करूँगा। उसकी वजह, आई कैप का ट्रेंड कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको, हर टॉपिक में आपको 2-2 3-3 सवाल ऐसे दिखाऊंगा। जैसे एफओएच के अंदर मैंने आपको 2 सवाल दिखाए, एक पुराना एक उस जैसा रिसेंट। तो ऐसा तुक्का हमारी किस्मत में भी तो हो सकता है लग जाए, क्या ख्याल है? तो इसलिए कोई पुराना छोड़ूंगा नहीं मैं इंशाल्लाह। तो ऐसे जो रह गया था, मैंने कहा चलो, भाई ने टेस्ट बनाया हुआ था, 1-2 सवाल उसमें बड़े अच्छे डाले थे, मैंने कहा छोड़ो इनको, ज़रा हटाओ, ज़रा इसको छोड़ते हैं। ठीक है, भाई वाला टेस्ट तो आपने उड़ा देना था, लेकिन इस टेस्ट ने फिर अच्छा किस ने पूरा टाइम फाइट किया, इंशाल्लाह ये सारे बच्चे अगर पूरा टाइम फाइट किया इन्होंने, ये पास हो जाएंगे। भाई पहले टेस्ट में कितने बच्चे पास हैं?
कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? 77 ओनली। और कल वाला टेस्ट कितने बच्चों ने दिया? कितने बच्चों ने दिया कल, मतलब ये जुमे को जो हुआ है? हाँ चलो कोई नहीं, रमज़ान गया। अब ईद के बाद जब आओगे तो उसके बाद जो जुमे को टेस्ट होगा ना, मैं वो देखता हूँ कौन नहीं देता। मैं हफ्ते वाले दिन वो अशर करूँगा इंशाअल्लाह, आप देखेंगे। सीधे हो जाओ हूँ, ठीक है? अच्छा ये 77 में से पास कितने हुए? कितने % बनता है 77 में से 44 पास हुए हैं तो? 33 रह गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छा नहीं, अच्छा बेसिक में ऐसा। अच्छा बस मैं ख़त्म करता हूँ, इनको जल्दी से दे दीजिएगा, ठीक है? आप बल्कि ये आ जाएं, इधर आ जाएं बस, ठीक है भाई? ज़रा एक नज़र देख लो क्या है, बस आपका टेस्ट वापस करना है, फिर कल बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, रह जाएंगे, ठीक है? टेस्ट लेके जाएं, ये सिर्फ सुनते रहें और भाई आ रहे हैं तब तक पेपर लेके। प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलोज इन कमिंग मंथ। यूनिट स्प्रे कितने किए, बैचेस कितने रिक्वायर्ड हैं? अब देखो उसने यूनिट्स के साथ बैचेस को जोड़ा है, ठीक है? बैचेस ऑफ पेंट, ठीक है? और वो ये कह रहा था पेंट को हम डिलीवर करते हैं बैचेस में, यहां से कोई गड़बड़ चलनी है आसान। थोड़ा सा खपैया किया ना, एक बार आपने इसकी रग पकड़ ली, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, मशीन अटेंडेंट टाइम पर इन मिनट्स है और कॉस्ट ऑफ पेंट है पर यूनिट। मशीन अटेंडेंट पे करते हैं 86 रुपये। एस्टिमेट ओवरहेड्स, प्रिंटिंग, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड। चलो उसने कहा टेंशन ना लो, इतना सारा टेंशन दी थी आपने, एंड से पढ़ाते हमें, हमने इतना क्रिटिकली पढ़ना ही नहीं था। नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलनी है आप, ठीक है? वो कहते हैं पेंट, स्टीयरिंग और क्वालिटी को आपने बैचेस ऑफ पेंट के साथ करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कोर्स ऑफ पेंट के साथ करना है और फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन को लीटर्स ऑफ पेंट के साथ करना है। यानी आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि तीनों की बेसिस डिफरेंट है, ठीक है? तो ये आपने सवाल में होमवर्क में करना है। गीगा वाला मार्क्स यार देख लो ज़रा, नहीं इतना भी लंबा नहीं है, बस ठीक है, समझ आ जाए तो कोई लंबा नहीं है। चुप कर जाओ 15 और चुप। कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर चल नहीं रहा। अच्छा ऑन भी करना पड़ेगा, चल नहीं रहा, चल गया। भाई 15 तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। चलें आप लोगों की जात की खातिर 12 मार्क्स। किसने कहा था 12? हाँ गुड गुड, आप दोनों की बात मानी मैंने, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज।